इसके लिए हमें एवरेज रेट निकालना है। इस इक्वेशन के लिए यदि हमें एवरेज रेट निकालना हो तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये देखो बेटा ये रिएक्टेंट है, इधर की तरफ क्या है रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जितना ये रिएक्शन यहाँ से मिल करके यहाँ तो होगी इसमें कमी है ना, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ क्या होगा फॉर्म होंगे, ये फॉर्म बनेंगे है ना, फॉर्म हो जाएंगे, फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक उसका अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे माना यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ से माइनस हुआ तो 1/n1 होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये n1 क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, और इनटू क्या होगा डेल्टा होगा और एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा डेल्टा और टी हो जाएगा। फिर क्या होगा देखो दूसरा वाले, इस दूसरे के लिए देखेंगे बी वाले के लिए, तो ये इक्वल क्या होगा, इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं हम इसमें, और यहाँ पर क्या होगा ये माइनस में होगा 1/n2 हो जाएगा और इनटू का चिन्ह आएगा और यहाँ क्या होगा डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे करेंगे ठीक है। अब देखो फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन इसकी आती ये वाला, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा इक्वल का चिन्ह लगेगा, फिर प्लस का चिन्ह, देखो ये बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसमें है ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ आएगा 1/m1 और यहाँ होगा इनटू डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा डी, इस टाइप से। फिर क्या होगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह और 1/m2 आ जाएगा और इनटू यहाँ पर आएगा डेल्टा और सी की जगह क्या आएगा डी आएगा, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से जो बन रहे हैं उनको हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो जिसमें क्या हो रहे होंगे कमी हो रही होगी उसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हमेशा जो एरो से जो ये हमारे पास चिन्ह बने हुए हैं एरो, इस एरो से जो पहले होगा, यहाँ पर देखो इस एरो से जो क्या है ये पहले जो दिखाई दे रहे हैं, देखो एरो से पहले ये दोनों है, तो ये हमेशा विलुप्त हो जाएंगे। ये किस कंडीशन में आएंगे, इसको हम विलुप्त, यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, ये दोनों तो विलुप्त होते हैं हमेशा एरो से पहले जो हमारे बाईं तरफ है, और जो ये दाहिनी तरफ है ये क्या होते हैं बनते हैं है ना, इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने आपको, और जो विलुप्त होते हैं यानी कि डिसअपियर होते हैं वो माइनस में होंगे और जो बनेंगे वो प्लस में होंगे। यही इक्वेशन कुछ ना करके वो क्या कर दे, ऐसा कर दे, चिन्ह उल्टा कर दे। तो हमेशा ध्यान रखना है जिस तरह पे मुंह होगा, देखो ये वाला एरो का मुंह होगा ठीक है ना, वो फॉर्मेशन हो रहे होंगे, तो ये फॉर्मेशन है, इस समय ये फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस में होंगे, ये माइनस में हो जाएंगे। मान लीजिए कभी कभी आपको चकराने के लिए क्या कर देते हैं ऐसे, जैसे माना ए और यहाँ से हमने क्या किया बेटा, देखो ए डायरेक्ट इस टाइप से आया, 2b लिख लिया मान लीजिए, तो ये तो फॉर्मेशन हो गया। अभी तो ये इसका क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और मान लीजिए वो आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए ऐसे बना दें, चिन्ह ऐसा कर लें, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो रहा होगा डिसअपियर हो रहा होगा, इस जिस तरफ ये एरो का मुंह हो रहा है वो फॉर्मेशन इसका हो रहा होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ वाले में क्या आएगा ये माइनस ये आएगा प्लस ये आएगा, यहाँ माइनस ये आएगा और प्लस ये आएगा, बस उल्टा कर देना है ठीक है ना, एरो का ध्यान रखना बस। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन के लिए निकालो तो बेटा, इन दोनों के लिए एवरेज निकालो, एवरेज रेट इस वाली इक्वेशन के लिए और इस वाली इक्वेशन के लिए, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इन इक्वेशन के लिए एवरेज रेट निकालो। निकाला किसी ने,
गया बेटा? ये वाला इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? किसी को आया या नहीं आया पर ये बताओ। ये ऊपर वाली क्वेश्चन आई, अब तो आ जाना चाहिए। यदि हम एवरेज रेट निकालना चाहेंगे तो ध्यान रखना है इसने क्या होना बेटा, यहाँ से डिसअपियर होगा और इन दोनों का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्म्ड होंगे, है ना, इनका फॉर्मेशन होगा। तो हमें क्या करना है बताओ बेटा, आप लोग बताएंगे। बताओ बेटा अंजलि, इस वाले क्वेश्चन को बताओ। आवाज नहीं आ रही बेटा प्रॉपर, हल्के से आ रही है आवाज। 1/2 माइनस 1/2 क्या वो, हाँ माइनस 1/2 डेल्टा हाँ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ HI एक्टिव मास ऑफ HI अपॉन डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1/2 कहाँ से आया बेटा? ये वाला नहीं लेना बेटा, यहाँ जो पहले वाला होगा, है ना, इसलिए हम क्या सर करेंगे, डेल्टा हाँ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, गुड, प्लस हाँ एक्टिव मास ऑफ I2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ I2, गुड, अपॉन डेल्टा T। ये इसी प्रकार से आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है और ये स्टीशियोमेट्री है, स्टीशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस, है ना, स्टीशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस है, यानी कि स्टीशियोमेट्री इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 1/2 भी हमने काउंट किया है ना, स्टीशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस। और यदि हम इसको देखें, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होना है, क्योंकि ये अंजलि नहीं थी उस दिन, इसलिए मैंने जो है इसी से पूछा, क्योंकि इसको समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो HI को हमने क्या लिया, माइनस में आए, क्योंकि ये माइनस यहाँ से कम हो रहा है, और 1/2 हमने लिख लिया क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, इनके आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वहाँ पर 1/2 आएगा नहीं। तो इस टाइप से क्या आएगा, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इस टाइप से बन सकता है। किसको समझ में नहीं आ रहा बेटा, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बता दो। चलो सबको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, इस वाले के लिए क्या होगा, एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या होना चाहिए इसका, एवरेज रेट इस रिएक्शन से। सिंपल है, कहीं कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं। हो गया,
इसमें मालूम पता नहीं लग रहा बेटा कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। 10th क्लास में काजल बेटा आता है तेरे को? काजल, आरुषि जुड़ी है कहीं? आरुषि यस सर। बताओ बेटा। आरुषि बताइए इस रिएक्शन को बताओ। कशिश तुम बताओ। ये जो रिएक्शंस है इसके लिए हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। तो कैसे निकाला जा सकता है? कोई और बताएगा बेटा? यहाँ भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ पहले इस ब्रोमीन को देखो, ये Br है, ब्रोमीन है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें एवरेज रेट निकालने के लिए देखो इतना तो सारा का सारा माइनस होगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एरो से पहले वाला है और ये एरो के बाद वाला है। तो ये प्रोडक्ट एक फॉर्मेशन हो रहा होगा और यहाँ से डिसअपियर हो रहा होगा। ये चीजें समझ में आ गई। पहली लाइन तो ये समझना है कि यहाँ से डिसअपियर हो रहा होगा, विलुप्त हो रहे होंगे, और इनका फॉर्मेशन हो रहा होगा बेटा, ये बन रहे होंगे। जो विलुप्त हो रहे होंगे या डिसअपियर हो रहे होंगे उसको हम माइनस में दिखाएंगे। ये इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ से जो ये विलुप्त हो रहे हैं इसको माइनस में दिखाएंगे सॉरी। और ये क्या हो रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये बन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो विलुप्त हो रहा है बेटा देखो, जो डिसअपियर हो रहे हैं उसको कैसे दिखाया जा सकता है? उसको माइनस में दिखाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। ये माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ देखो Br माइनस है लिखा, लेकिन इससे पहले एक संख्या है। तो जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? 1/5। ये स्टीशियोमेट्री निकालते हैं बेटा इसकी, है ना? 10 समीकरण मिति। तो ये देखो 1/5 हो गया। अब हमने क्या लिखना है? इसके आगे डेल्टा लिखना है, डेल्टा, और ब्रैकेट के अंदर एक्टिव मास ऑफ Br माइनस कर देंगे, ठीक है ना? Br का सक्रिय द्रव्यमान है ना, ये Br आ गया। और बटे में क्या कर देंगे? डेल्टा टी। एक का तो हमने निकाल दिया। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे? ये बराबर होगा किसका? इसके। देखो अब Br का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे Br का? कौन बताए? काजल बता बेटा, काजल सेनवाल बताओ, Br का कैसे निकालेंगे? कशिश तुम बताओ बेटा। काजल है? देखो फिर समझ लो कैसे। अब Br का कैसे निकालना है? क्योंकि ये भी क्या है? माइनस में है, क्योंकि एरो से इस तरफ है तो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है ना? अब इससे पहले कोई संख्या है नहीं, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाया, फिर सीधे आएंगे डेल्टा पे, डेल्टा आएगा और एक्टिव मास ऑफ BrO माइनस हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। बस यही तो करना, कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है ना? अब फिर देखो बेटा, फिर आगे वाला बताओ यदि समझ में आ गया तो। सर -1/6 हाँ, -1/6। गुड। डेल्टा एक्टिव मास हाँ, डेल्टा एक्टिव मास H+ H+ अपॉन डेल्टा टी। गुड, ठीक है, ठीक हो गया बेटा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आरुषि ने कैसे बताया, जैसे ये देखो इस संख्या है, इसको 1/6 हमने कर लिया, इनटू का चिन्ह लगाया। देखो यहाँ पर क्या है? H है, तो यहाँ आएगा डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब इस आगे वाले में क्या होना बेटा? देखो अंतर कुछ नहीं है, आगे वाले में एरो से आगे वाले में प्लस हो जाएंगे। यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इनका बन रहे हैं, है ना? बन रहे, ये तो सारे डिसअपियर हो रहे थे। इज इक्वल टू क्या होगा? कोई और बच्चा बताओ बेटा, बताओ इस Br का +1/3 हाँ, प्लस 1/3 डेल्टा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Br हाँ, एक्टिव मास ऑफ Br। आगे तो नहीं होगा?
PR2 PR2 गुड अपॉन डेल्टा टी। अपॉन डेल्टा टी गुड। ठीक है ना बेटा, ये तो सिंपल चीज है। और आगे कौन बताएगा? अब S2 वाला बताओ तो बेटा, S2O वाला बताना है। +1/3 +1 और बच्चे नहीं बता रहे होंगे। 1/3 डेल्टा हाँ एक्टिव मास ऑफ H2O हम्म, अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना बेटा, तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर पूछ लेना आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसका एवरेज रेट निकाल सकते हैं। और ये क्या है बेटा, इसकी स्टीशियोमेट्री है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास एवरेज रेट। एवरेज रेट को आप समझ सकते हैं एक लाइन में, फिर ये देख लो, एक लाइन में हमें समझ सकते हैं कि टाइम के साथ जो टाइम ले रहे हैं उसके साथ जो कंसंट्रेशन उसकी चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट, है ना। और इसमें एवरेज रेट में क्या है कि देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में होगा, तो वो मान लीजिए हमारे पास 5 से 10 मिनट हम कहें, तो एक निश्चित समय जितना परिवर्तन, जितना उसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। ठीक है ना। इसी टाइप से दूसरा है, दूसरी जो रिएक्शंस हमारे पास है वो है इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है बेटा, तात्क्षणिक। ठीक है ना। अब मान लीजिए, देखो हम कहें तात्क्षणिक का मतलब, ये पहले इस शब्द को हम समझते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बेटा, जैसे माना सपोज मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, और मैंने कहा कि 5:10 से लेकर के और 5:20 तक उसकी जो साइकिल चलाने की जो रेट था वो क्या है। मान लीजिए मैंने कहा 5:10 से लेकर के 5:30 कर देते हैं, है ना, या 5 बजे से 5:30 बजे तक उसने किस रेट से कौन सी स्पीड से जो है साइकिल चलाई। अब मान लीजिए उसने चलाया 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, इस रेट से उसने या इस स्पीड से उसने साइकिल चलाई। ठीक है ना, ये चलाया उसने। अब हम ये क्या क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है जो हमने ये निकाला 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये क्या होगा, ये कौन सा रेट होगा इन दोनों अभिक्रियाओं में, एक एवरेज रेट में और जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो रेट है, इन दोनों में कौन सा होगा, ये कौन सा वाला है। देखो 5 बजे से और 5:30 बजे तक हमने कहा उसने जो साइकिल चलाई वो चलाई, ये गाड़ी चलाई 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये रेट था यहाँ पर, जो हमारे पास इसके हिसाब से देखेंगे, पहले मैं उसके हिसाब से समझा रहा हूँ ना कि जनरली रिएक्शंस कैसे समझ में आएगा, है ना। तो ये है बेटा, ये एवरेज रेट है, क्योंकि हमने क्या निकाला, एक समय अंतराल में देखा है, एक टाइम पीरियड में देखा, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन मैं कहूँ कि ठीक 5 बजे उसकी स्पीड कितनी थी, और 5 बजे, क्योंकि ऐसा हुआ होगा ना, 5 बजे हो सकता है 40 रहा हो, फिर उसके बाद क्या हुआ 5:10 पे जो है 45 हो गया हो, उसके बाद 5:15 पर क्या हो रहा हो, ये जो है कम हो गया हो, यानी 30 किलोमीटर। तो एवरेज निकाल करके वो 30 किलोमीटर पर आवर आया, तो ये एवरेज होगा। लेकिन मैं कहूँ ठीक 5 बजे किस स्पीड क्या थी, और मान लीजिए उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये हुआ बेटा तात्क्षणिक, माने उस क्षण, जिस क्षण मैं पूछ रहा हूँ उस क्षण क्या स्थिति थी। ठीक है ना, तो वो ये आ जाएगा। ये एवरेज वाले में तो ये होता है, एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में क्या कितना होगा, है ना। और जो हमारे पास तात्क्षणिक होगा यानी कि इंस्टेंटेनियस होगा, तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, इस समय या 5:10 पर उसका स्पीड क्या होगी। तो ठीक ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। ठीक है ना, यदि हम
अभिक्रिया की दर को निकालना चाहते हैं, अभिक्रिया की दर को, तो एक तो होता है औसत। औसत में क्या होगा, इस समय के बीच क्या स्पीड रही होगी, इसकी रेट क्या रहा होगा। और यदि हम कहें कि एक्यूरेट इस समय क्या था, तो वो कहलाता बेटा तात्क्षणिक। यानी कि देखो किसी निश्चित क्षण पर, देखो परिभाषा में भी वही है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि जो निश्चित क्षण है, जिस निश्चित टाइम पर वो क्या हो रहा होगा, मानो मैं कह रहा हूँ 5:10, तो 5:10 पर उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो देखो द रेट एट पर्टिकुलर, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर कह रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंस is called instantaneous rate of reaction, है ना। It is the exact rate of reaction, ये exact rate of reactions होता है ना। जो rate of reactions होगा वो इस टाइप से होगा। अब ये देखो बेटा इन दोनों रिएक्शंस में हमें कंफ्यूजन दूर हो गया कि एवरेज वाला क्या हो गया और इंस्टेंटेनियस वाली कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर इस टाइप से दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये कहता है देखो जो तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए, देखो जो तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए, माने इस जो हमें ये वेग है ये कैसे प्राप्त हो सकता है, वेग के लिए क्या होगा, औसत वेग के समय अंतराल को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं। जैसे माने यहाँ पर देखेंगे, हमने कहा पहले औसत को क्या करेंगे, शून्य। मान लीजिए हमने कहा यहाँ से ये देखो एक कोई मतलब रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पर रिएक्शन हो रही, मान लीजिए हम कहें 5:10, 5:15, ये ऐसे चल रही है रिएक्शन, है ना, 5:15, 5:20, लेकिन हमें चाहिए इस क्षण पर। तो यहाँ पर हमें मान के चलेंगे 20 पर उसका रेट क्या है, 0 था, और 30 पर कितना हुआ, है ना, या 20 पर 0 से मान के चलते हैं, 0 से पहले 0 था और उसके बाद 20 पर हमने देखा। तो यहाँ पर ये क्या किया जाता है, जो वेग प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो औसत वेग का जो समय अंतराल है उसको घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, सांद्रता को सीमांत मान, इसका सीमांत मान ज्ञात कर लेते हैं, और उसका जो सीमांत मान होगा उसको हम ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये जो इंस्टेंस रिएक्शन डिटरमाइन टेकिंग लिमिट ऑफ द एवरेज रेट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको टेंड्स टू 0 ले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, the instantaneous rate of reactions is determined, जब हम उसको डिटरमाइन कर रहे होंगे, by taking the limit of average rate, है ना, उसकी जो एवरेज रेट होगा when डेल्टा टी टेंड टू 0, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, 0 तक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ देखो बेटा जो एवरेज रेट कैसे निकाला जा सकता है, सॉरी इंस्टेंटेनियस, जो पहले एवरेज रेट हमारे पास क्या होता है, जो एवरेज रेट होता है वो होता है इसको एवरेज रेट, सॉरी पहले लिखते हैं, एवरेज रेट जो होगा ये क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है एवरेज रेट, ये हमेशा प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा सी, यहाँ पर डेल्टा सी का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा, है ना, अपॉन डेल्टा टी के, जिसका इसके इस रूप में हम उसको एवरेज को निकाल सकते हैं, ये एवरेज है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको 0 की तरफ ले जाना है ना। तो यहाँ पर जो तात्क्षणिक वेग होगा, जो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा, और ये क्या होगा बेटा, देखने यहाँ पर ये होगा लिमिट, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस तो रहेगा ही, और ये होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लिमिट क्या करेंगे, 0, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर ले जाएंगे हम इसको 0 की तरफ, तब हमारे पास क्या होगा, ये तात्क्षणिक वेग निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ये 0 की तरफ ले गए, तो तात्क्षणिक वेग जो होगा, जो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा, वो क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो अब हमने डेल्टा लिखा था, यहाँ स्मॉल डी कर दिया, स्मॉल डेल्टा
डी, ये भी डेल्टा ही है ना, ये डेल्टा की फॉर्म में है, यहाँ कम अमाउंट पे आ जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, ये कैपिटल फॉर्म में है और स्मॉल फॉर्म में, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, और कैसे वाला, इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया उस क्षण पर क्या हो रहा होगा, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा होगा। तो ये है दूसरा टाइप। यहाँ देखो बेटा, एक रिएक्शंस है, ये कह रहा है कि अभिक्रिया, ये क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल, अभिक्रिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z के लिए विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड पाई गई। तो विलुप्त होने की दर क्या होगी, और दूसरा z के बनने की दर क्या होगी। देखो y के विलुप्त होने, y वाला है, ये विलुप्त होने की दर क्या होनी है, और इसके बनने की जो दर है ये निकालना है, दो चीजें निकालनी है ना। देखो फॉर, ये क्वेश्चन है फॉर, शुरू कर दीजिए जिनको समझ में आ गया, देखो, और इंग्लिश वाले सुन लीजिए। देखो फॉर आर रिएक्शंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, जो x है, जो ए x दे रखा बेटा, इसको डिसअपियर होने की जो दर है, उसकी रेट है, वो है 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, वो जो कह रहा है कि रेट एट विच y डिसअपियर, यानी कि y का डिसअपियर की रेट देखना है, और z का फॉर्मेशन का रेट देखना है, और दिया हुआ है हमारे पास y का, x का डिसअपियरेंस, यानी कि y को विलुप्त होने की दर दे रखी है, सॉरी x की विलुप्त होने की दर दे रखी है, और निकालना हमें y को विलुप्त होने की दर और z के बनने की दर निकालना। तो निकालो तो बेटा, निकाल सकते हैं आप लोग या नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हल्की सी, वैसे ऐसे कोई ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी हल्का सा भी, ये कठिन कुछ भी नहीं है, केवल आपको समझ में आया है या नहीं आया, इस पर डिपेंड करता है। ये अभी तो हमने सीखा था कि विलुप्त होने का जो दर होता है किस टाइप से निकाल सकते हैं। देखो मैं बताऊं, यहाँ एक चीज तो आपको पता है बेटा, क्या मालूम है, देखो यहाँ पर यदि हम इसमें ऐसे देखें कि एक तो है x, ध्यान से देखना है x, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं ना, और प्लस y, और इज इक्वल टू का चिन्ह लगाया, और 2z। अब हम इसको जब निकालते थे, एवरेज रेट निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, क्योंकि इस पहले x के लिए एवरेज रेट निकालते, तो कैसे निकालते थे, माइनस, बोलो बेटा, डेल्टा हाँ, एक्टिव मास ऑफ x एक्टिव मास ऑफ x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा टी, ऐसे लिख देते। और फिर हम क्या करते थे कि ये भी इक्वल का चिन्ह लगा देते थे, बीच में लगाते थे, फिर क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, माइनस, फिर क्या करते थे बेटा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ y
अपॉन डेल्टा टी। ऐसा लिखा था हमने पहले। तीसरा है, यदि देखो यहाँ पर क्या करते थे, प्लस बिल्कुल सही है ना, ये प्लस 1 में, अपॉन 2 हाँ 1/2, डेल्टा हाँ एक्टिव मास ऑफ जेड हाँ एक्टिव मास ऑफ जेड, अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये कह रहा है देखो, इतने बात हमें आ गई है। अब ये कह रहा है देखो y x के विलुप्त होने की दर, यानी कि जो क्या होगा यहाँ पर देखो, द रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ x इज फाउंड टू बी 10⁻³ यहाँ पर x के विलुप्त होने की दर क्या है, 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स पाई गई। यानी कि ये कह रहा है कि जो माइनस डेल्टा x है, एक्टिव मास ऑफ x है, अपॉन डेल्टा t, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये कह रहा है 10⁻³ ये इतना है। ये तो दे रखा ना, ऐसे तो दे रखा कि इसको विलुप्त होने की दर इतनी है, ये दिया हुआ है इसने। अब कह रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बनने की विलुप्त होने की दर, देखो y के विलुप्त होने की दर, तो y के विलुप्त होने की दर तो ये दे रखी है, और ये बराबर किसके है, इसके है, तो y के विलुप्त होने की दर इसके बराबर, तो यानी कि ये क्या आएगा, डेल्टा, देखो माइनस डेल्टा y एक्टिव मास ऑफ y अपॉन डेल्टा t, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻³ तो देखो 10⁻³ इसकी वैल्यू होगी। जब ये इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, है ना, और यहाँ पर आएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये आएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सॉरी बेटे, मोल इनवर्स नहीं है इसमें, है ना, गलती से लगा होगा इसमें, चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, पहले बताओ। अभी आगे भी है, आगे देखो ये बराबर इसके, देखो ये बराबर इसके, और इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी, 10⁻³ दे रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरा निकालना है हमें z के विलुप्त होने की दर, जो z है बेटा, z को विलुप्त होने की दर, तो z की विलुप्त होने की दर ये है, सॉरी बनने की दर, विलुप्त होने कर रहा हूं दर, ये देखो रेट एट विच z इज फॉर्म। अब z जो बनना है वो कितना बनेगा, देखो जो z है ये देखो 1/2 प्लस इस, यहां पर क्या होगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, और ये बराबर किसके है, ये भी यदि हम देखेंगे तो इस x के बराबर होगा, है ना, तो x को यदि हम देखेंगे तो ये क्या है, इसके बराबर या इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर किसके हैं, माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू 10⁻³ 10⁻³ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देखो 10⁻³ और यहाँ पर आएगा 1/2, देखो प्लस का चिन्ह 1/2, और यहाँ आएगा डेल्टा z एक्टिव मास ऑफ z अपॉन डेल्टा t, ये वैल्यू है इसकी, है ना। तो देखो यहाँ पर यदि हम इसको निकालना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना बेटा, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन चलेगी, नीचे है ना यहाँ ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ z अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 × 10⁻³ तो z के जो क्या होगा, z का जो बनने की दर होगी वो ये होगी, बस ये 2 का गुणा वहां होना है, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ में आए या नहीं आए, पहले बताओ कितने बच्चों की समझ में आए। बहुत सिंपल है, कुछ भी चीज नहीं करना है इसमें, यहाँ पर हमें थोड़े से दिमाग लगाना है कहाँ क्या क्या चीजें। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब जिसको समझ में नहीं आया बेटा वो दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन, चलो ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है, करो अब इस क्वेश्चन को करो।
कहीं कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंज आंसर में दाएं बाएं में कैलकुलेशन में चेंज होगा। यहाँ देखो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अभिक्रिया एक तो है A और प्लस इसमें है 2B और इज इक्वल टू व्हाट 3C है ना, के लिए किसी क्षण C के बनने की दर, इस C के जो बनने की दर है वो है 10⁻⁻² है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो उस क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर, A और B के देखो A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है। इस C के बनने की दर बता रखी उसने, इस समय इसके बनने की दर बता रखी, और ये क्या है निकाल लेंगे। और यहाँ कह रहा है देखो फॉर आर रिएक्शंस A plus 2B is equal to 3C, the rate of formation of C instance 10⁻⁻² mole liter inverse second inverse. Calculate the rate at which A and B are consumed या disappear at that same या at that instance। ये निकालना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, बाकी कुछ नहीं, हल्का सा अंतर है। इनकी प्रैक्टिस भी करनी बेटा आप लोगों ने, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी बच्चे बता सकते हैं बेटा, जो 11th वाले बच्चे हैं जुड़े हुए हैं वो लोग भी बता सकते हैं, यदि आप लोगों को आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है। महेश समझ में आया बेटा? महेश आया बेटा? थोड़ी सी दिमाग सर हो गया हाँ बताओ। सर माइनस हाँ माइनस डेल्टा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए चलो इसको अपॉन डेल्टा टी हाँ माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी हाँ इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू -1/2 -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/3 1/3 डेल्टा हाँ एक्टिव मास ऑफ सी हाँ। अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गया बेटा सभी को? अब क्या दिया हुआ है बेटा हमारे पास? सर सी की वैल्यू सी की वैल्यू, यानी कि सी में कितने की वैल्यू दे रखी, पहले मैं जानना चाह रहा हूँ।
तो ये समझ में आ गया, सी की कितने की वैल्यू दे रखी तो वो पता लग जाएगा। देखो ये तो रिएक्शन है बेटा, ये तो पूरी रिएक्शन है, वो रिएक्शन की बात नहीं करता, वो रेट कह रहा है सी का। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो प्लस सी होगा, जो इसका फॉर्मेशन का होगा, प्लस यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू दे रखी उसने कितनी, 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इतने की वैल्यू दे रखी है, 1/3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, ध्यान रखना। उसने इतने की वैल्यू दे रखी है, बस बाकी हमें अपने आप काम करना है ना। ये कितने की, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी। अब बताओ बेटा कैसे कैसे किया तुमने। पहले हमें क्या निकालना है, उसी क्षण पर ए और बी की विलुप्त होने की दर। तो पहले हमें ए निकालना है। देखो पहले ए का निकालते हैं। तो ए का कैसा आएगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इस इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, सर 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 होगा ओनली। पहले इसको देखो, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, 2 इंटू, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इसके बराबर है कि नहीं है, ये डेल्टा ए इस, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी ना, तो इसलिए इसको सीधे हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ इसलिए जा रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं। तो इसकी ये डेल्टा ए बराबर ये इसके है, तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू रख लें, प्लस 1/3, और यहाँ पर लिख देते हैं ये है बराबर इसके डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गया बेटा। ये जो पहले वाला ए है ये सी के इसके बराबर है, इससे ये पता तो लग रहा है सब बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, सब बराबर है। क्योंकि इसकी वैल्यू दे नहीं रखी थी इसलिए हमने इसको नहीं लिया, हमने लिया इसको जिसकी वैल्यू दे रखी है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस नो, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई ना। यानी कि जो ए है वो इसके बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है हमने, इसलिए इसको बराबर में लिया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या हो रखा है कि जो माइनस डेल्टा ए है, एक्टिव मास ए है, ये अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या है, प्लस का है 1/3, ये तो 1/3 इसमें है क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्या कर रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी 1/3 तो पहले से था, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, 1/3 के साथ नहीं लिखा, ये तो रिएक्शन में है, इसमें थोड़ी है, ये तो यहाँ अलग दे रखा उसने कि सी की विलुप्त होने की दर ये है, ये बनने की दर ये है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3 तो अलग हो गया, ये तो रिएक्शंस में, और यहाँ पर क्या करेंगे 10⁻⁻2 करेंगे, बस तब हमारे पास देखो अब डेल्टा ए की वैल्यू आ गई, डेल्टा ए की वैल्यू इतनी हो गई। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू 10⁻⁻2 ये है ये ए के विलुप्त होने की दर। यानी कि इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 का भाग 1 में देंगे तो कितनी बार जाता है, नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे 0, 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले आ गई या नहीं आई, पहले ये बताओ बेटा, हाँ ना हम जवाब। ये जो वैल्यू दे रखी सी की वो दे रखी थी 10⁻⁻2। अब ये हमने निकाला कि इस रिएक्शन के हिसाब से निकाला कि ये बराबर इसके हैं, तो हमने क्या करा उसका मान रख लिया, लेकिन 1/3 पहले से दे रखा है ना, लेकिन ये सी की वैल्यू हमें वहां से निकाल कर लाए, तो ये क्या है 1/3 और ये 10⁻, इतना, तो इस 3 का भाग 1 में देंगे तो ये लगभग 3 आता है, और 10⁻⁻2 इसमें गुणा में पहले से था। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ ना बताओ बेटा, तभी पता लगेगा मुझे। यस सर। हाँ आ गए ना। तो अब हमें क्या करना है दूसरे, अब देखो इससे तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना।
देखो यहाँ ये तो हो गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, ए के निकालने की, सॉरी पहले मैंने हटा दिया ऊपर। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ क्या था, डेल्टा टी, ये लिखना जरूरी है। अब थोड़ी सी और है मशक्कत, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये तो इसका ए का तो हो गया काम, है ना। देखो डेल्टा अब है बी के विलुप्त होने, दूसरे हमारे पास क्या है, बी दे रखा है बेटा यहाँ, इसके विलुप्त होने की दर, फिर हम बी पे आ जाएंगे। इसकी जो विलुप्त होने की दर ये है विलुप्त होने की दर, और ये बराबर किसके है, क्योंकि हम सी निकालेंगे, क्योंकि सी हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इस सी की वैल्यू दे रखी है ये वाली, है ना। तो यहां पर हम सीधे ऐसे जो लिखे हैं -1/2, और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा बी, एक्टिव मास ऑफ बी, यहाँ डेल्टा भूल रखा बेटा हमने, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, प्लस की वैल्यू 1/3 इंटू डेल्टा क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, इतनी वैल्यू आ रखी। इससे हम निकालेंगे विलुप्त होने की बी के। अब हमें चाहिए केवल बी के विलुप्त होने की दर। तो पहले देखो इस सी की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर है, तो हम क्यों ना सीधे इसका मान रख लें। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस की चिन्ह आएगा 1/3, तो यहाँ पहले से दे रखा है, और यहाँ इंटू का चिन्ह आ जाएगा 10⁻²। ये वैल्यू इसमें दे रखी ना, इसलिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ से रख रहे हैं, ये आ गया बेटा। लेकिन अभी हमारे पास ये 1/2 बचा हुआ है, ये इस बटे में जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, बस कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर माइनस क्या आएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसको ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2/3, 2 कहाँ से आए, ये यहाँ से बटे में था, ऊपर चला गया, तो 2/3 इंटू 10⁻², ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग 2 में देंगे, तो कैसे जाता बेटा, देखो भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, देखो 6×3 18 हो रहा है, फिर बचा 2, फिर 6×3 18, यानी कि कितना हो गया 0.66 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया विलुप्त होने की दर। ये समझ में आया या नहीं आया, ये आया बेटा समझ में या नहीं आया क्वेश्चन? यस सर आया। यस सर आया। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया वो 1-2 बार देखना है उसको, है ना। इस वीडियो को 2-3 बार देखो और फिर हमारे समझ में आने लगे।